चनी प्रधान अपनी पत्रिका है अपने भारतवर्ष की, तो उसमें जो विकास क्रम है थोड़ा 10 साल में अपने को तेज दिखा, जलवा जलाल दिखाने में नंबर 1 हो गए। बाकी कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियां बहुत कमजोर हो गई। बीजेपी में लग्नेश भाग्य भाव में बैठा है, कुंभ राशि का होकर बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो इन्फ्लेमेटरी मतलब ने बिल्कुल ज्वलनशील तरीके से धर्म का जोर शोर से प्रचार करती है बीजेपी। ये समझ लो बीजेपी के अंदर ही अंदर थोड़ी सी अलगाव सुलगाव चल रहा होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। जून के प्रथम सप्ताह के बाद ये अलगाव जो कांग्रेस से जो भाग रहे हैं ना, ये भागने में कमी आएगी और कांग्रेस का सपोर्ट बढ़ेगा। कन्या लग्न में गुरु भाग्य में आ गया है और ये 3-4 साल 5 साल बहुत ही मजबूत बनाएगा राहुल जी को। मोदी जी को थोड़ा सा असुविधा पूर्ण स्थिति झेलना पड़ सकती है, जरूर नहीं पर झेलना पड़ सकती है। केडर है ईमानदारी से जो बॉटम लेवल पे काम करने वाला है वो हताश है, वो चैतन्य नहीं है इस बार। जैसा हर बार चैतन्य होता था, इस बार चैतन्यता नहीं है कि जीत जाएंगे। 2 चुनाव से देख रहे हैं, जीत गए। ये बीजेपी को मान के चलिए कि 270-275 सीट आ सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सितारों के हिसाब से क्या ऐसा भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने बूते पर 272 का स्पष्ट बहुमत हासिल ना हो? संभावना है, थोड़ी सी संभावना तो है सर, इसको डिलीट नहीं कर सकते इस बात को। आपकी बात संभव भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। सिंहासन बत्तीसी के इस अंक में चूंकि 2024 के आम चुनाव चल रहे हैं, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराना चाहता हूं जो ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े जानकार हैं। वे आम ज्योतिषियों की तरह नहीं हैं, वे ज्योतिष को कारोबार भी नहीं मानते हैं, वो ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं और उन्हें ये ज्योतिष विद्या विरासत में या पारंपरिक रूप से नहीं मिली है। मैं जिनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनावों का ज्योतिषी विश्लेषण करने के लिए वे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में एक उच्च अधिकारी थे। ज्योतिष में उनकी दिलचस्पी ज्योतिष को विज्ञान समझकर हुई और 40 वर्ष से वे ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, इसके अध्येता हैं, इस पर कई शोध किए हैं, की हैं। तो मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं। ये हैं पंडित दिनेश चंद्र दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुबे जी सिंहासन बत्तीसी में। जी। मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को एक बात दुबे जी के बारे में और बता देना चाहता हूं। दुबे जी आमतौर पर चुनावी भविष्यवाणियां नहीं करते हैं। आज तक उन्होंने पिछले 40 वर्षों में चुनाव संबंधी कोई भविष्यवाणी सार्वजनिक मंच से नहीं की। मैं निजी तौर पर जानता हूं उनको पिछले 30 साल से, और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक उनसे ज्योतिषी सलाह लेते रहते हैं, लेकिन वो ये सलाह उन्हें बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से देते हैं। चूंकि दुबे जी ज्योतिष को कारोबार नहीं मानते हैं, इसलिए एक तो वो बहुत ही चुनिंदा लोगों को ज्योतिषी सलाह देते हैं, वो भी पूरी तरह निःशुल्क। हमसे पहली बार सिंहासन बत्तीसी में चुनावों के संबंध में कोई सार्वजनिक तौर पर बातचीत करने के लिए वे तैयार हुए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। सबसे पहले दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे जो पिछले 10 वर्ष हैं भारतवर्ष के, ये बड़ी विशेष परिस्थितियों में गुजरे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि इन 10 वर्षों में जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। बहुत से लोगों को लगता है कि जो हुआ वो उतना अच्छा नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सितारे क्या आहट दे रहे हैं
जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह का माहौल इन 10 वर्षों में देश में बना रहा, क्या ऐसा ही आगे भी जारी रहने वाला है या उसमें कुछ बदलाव की आहट सितारों की तरफ से सुनाई दे रही है? जी सर, विगत 2015-14-15 से भारतवर्ष में चंद्र की महादशा लगी और चंद्र तीसरे स्थान पे स्थित है और शनि के नक्षत्र में है। तो शनि का नक्षत्र शत्रु राशि में है और शनि भारतवर्ष की कुंडली का प्रधान व्यवस्था रही है। शनि प्रधान अपनी पत्रिका है अपने भारतवर्ष की, तो उसमें जो विकास क्रम है थोड़ा 10 साल में अपने को तेज दिखा, पर बहुत सी चीजें माइनस हो गई। हम जलवा जलाल दिखाने में नंबर 1 हो गए, बाकी कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियां बहुत कमजोर हो गई। ये चंद्र की महादशा का फल है और आगामी समय में सुधार होगा, ये अपेक्षा है। मतलब ये 10 साल से जिस तरह की परिस्थितियां थी, आने वाले समय में उसमें बदलाव की आहट आ रही है। आ गई है, बिल्कुल आहट आ गई है, बिल्कुल। अपन किनारे दबा आप चेंज, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, मतलब परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। हाँ, उसका कारण ये है कि 1 मई से गुरु महाराज भारतवर्ष की लग्न कुंडली में आ गए हैं। अच्छा। तो लग्न में आने के बाद कुछ शुभ फल भारत को मिलना चाहिए, शुभ समाचार मिलना चाहिए, सबको संतोष मिले ऐसा काम होना चाहिए और सुकून की जिंदगी प्राप्त होनी चाहिए भारतवासियों को, ऐसा प्रतीत होता है। अब चूंकि हम लोग भारत की कुंडली पर विचार कर रहे हैं इस वक्त, तो एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या भारतवर्ष की कुंडली में कोई ऐसे लोग हैं कि हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था कभी एक तंत्रीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाए आगे चलकर? कभी भी, कितने ही ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा प्रयोग मतलब पहले भी हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं, पर कई बार नहीं, 1-2 बार तो हुए ही हैं और अभी भी मान लो उस दिशा में बढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़ी असफलता और पूरे विश्व में अपना जो प्रशंसा है वो धराशायी हो जाएगी। जो नेक दृष्टि से हाँ, वो ये ज्योतिषी बोल रहा है, क्योंकि 10वां भारतवर्ष की कुंडली में 10वां शनि है, तो एक तंत्रीय व्यवस्था हो ही नहीं सकती वर्तमान में या भविष्य में भी? भविष्य में तो होगा ही नहीं, जब अभी नहीं है तो भविष्य में तो होना ही नहीं है, कभी भी नहीं होना है। मतलब वर्तमान में अपन कोई सोचे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो भारतवर्ष में कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक नेता यदि व्यवस्था को एक तंत्रीय बनाने की कोशिश करेगा तो वो उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफल नहीं होगा, नुकसान मिलेगा, नुकसान होगा उसको, उसकी छवि नष्ट होगी। जी, एक सवाल मेरे मन में ये है, जैसे दुबे जी हम लोग व्यक्ति की कुंडली देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति धार्मिक है, अधार्मिक है, वो मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, धर्म का तिरस्कार करता है। और धर्म चूंकि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वो तो रहेगा ही हमेशा और हमें प्रभावित भी करता रहेगा। क्या राजनीतिक दलों की कुंडली में भी कोई ऐसे योग होते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल ज्यादा धार्मिक किस्म का होगा या कम धार्मिक किस्म का होगा या अधार्मिक किस्म का होगा? और अगर उस लिहाज से देखें तो क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में दूसरे राजनीतिक दलों की कुंडली से ज्यादा धार्मिक होने के योग हैं? नहीं, सब में धार्मिक हैं, सारी पार्टियां धार्मिक हैं और बीजेपी इस चीज को, मैंने पत्रिका के हिसाब से बोल रहा हूँ, मिथुन लग्न है बीजेपी का, और बुद्ध जो महाराज है लग्नेश, वो भाग्य में बैठा है, तो उसका
प्रचार प्रसार ज्यादा है। बाकी सभी धर्म धार्मिक हैं और नितांत धार्मिक हैं, कोई धार्मिक आस्था से बाहर नहीं है। पर बीजेपी में लग्नेश भाग्य भाव में बैठा है, कुंभ राशि का होकर बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो इन्फ्लेमेटरी मतलब ने बिल्कुल ज्वलनशील तरीके से धर्म का जोर शोर से प्रचार करती है बीजेपी। नहीं, ये इसको हम जोर शोर से प्रचार करना कहेंगे या जोर शोर से दुरुपयोग करना कहेंगे? आप इसमें से कुछ भी समझ लो, पर यह है, ये प्रचार करती है, और प्रचार को किस दृष्टिकोण से अपनाती है वो उसके हाथ में है, और पब्लिक जानती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं। इसको किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, रोज सुबह से शाम सब आदमी महसूस करता है। लेकिन जैसे लगातार ये प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल ही धार्मिक पार्टी नहीं है, अधार्मिक है, सनातन धर्म के खिलाफ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की कुंडली में सचमुच कुछ ऐसे योग हैं कि वो सनातन धर्म का विरोध करेगी? अगर रामलला का मंदिर बनेगा तो रामलला के मंदिर का विरोध करेगी, वो अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण ज्यादा करने की कोशिश करेगी? क्या इस तरह के कुछ योग राजनीतिक दलों की कुंडली में होते हैं या देखे जा सकते हैं? नहीं, कांग्रेस की कुंडली में मीन लग्न है, और भाग्य भाव में बुध यहाँ पे भी बैठा है, और बुध मित्र होके बैठा है। दसम भाव में सूर्य है, तो सूर्य क्या थोड़ा सा परहेज करके चलता है, हर चीजों को साथ में लेने में, कुछ अपनी चीज छोड़ दे, मतलब वो परहेज करके चलते हैं। धर्म को मानना है तो उसका कहीं दिखावा ज्यादा नहीं हो, इस बात का कांग्रेस ध्यान रखती है पत्रिका के हिसाब से, कि ज्यादा हो हल्ला नहीं हो, धर्म को मानो पर एक निजी तौर पे मानो, उसका प्रचार प्रसार प्रोपोगंडा नहीं हो। ये सूर्य की वजह से ऐसी स्थिति है, सूर्य दशम में बैठा है इसकी वजह। और धर्म का जो है, बुद्ध भाग्य भाव में बैठा है, तो धर्म की तो कोई बात ही नहीं, धर्म को मानते ही चलेगी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भी धर्म को उतना ही मानती है। बोलती नहीं हो भले, मंच पे नहीं बोले, पर हर नेता, हर प्रणेता, हर कर्णधार धर्म को मानता है। तो मैं आपकी बात का ये अर्थ लगाऊं कि कांग्रेस अधार्मिक पार्टी नहीं है, लेकिन वो दिखावा नहीं करना चाहती, और इस मामले में मर्यादा और गरिमा का काम नहीं करते, मर्यादा और गरिमा का ज्यादा ख्याल रखती है। हाँ। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कुंडलियों का गहराई से बहुत अध्ययन किया है और लंबे अरसे से आप कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि पिछले 30 वर्ष में निजी बातचीत में आपने जब हमारी बातचीत हुई तो राजनीतिक मामलों में जिस तरह की भविष्यवाणियां मेरे सामने निजी तौर पर की, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वैसे करीब सभी भविष्यवाणियां पूरी तरह सटीक निकली। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कुंडलियों के आधार पर आप इन दोनों राजनीतिक दलों का आने वाले समय में किस तरह का उत्थान, किस तरह का इनकी कार्यशैली और किस तरह का सब कुछ देखते हैं? सर, बीजेपी का गुरु 12वां हो गया है। पहले की जो वोटिंग थी अप्रैल की, उनमें तो बीजेपी थोड़ी सुविधाजनक स्थिति में थी, पर 1 मई के बाद या 30 अप्रैल के बाद की स्थिति बहुत कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी की। गुरु 12वां हो गया, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानता। अच्छा, चंद्र में बुध का अंतर चल रहा है बीजेपी को, और चंद्र छठे घर में नीच राशि का होके, वृश्चिक राशि का होके बैठा है, और बुध जो है शत्रु है, तो ये आपस में ही अंतर, ये समझ लो बीजेपी के अंदर ही अंदर थोड़ी सी अलगाव सुलगाव चल रहा होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये तो बहुत अच्छी पोजीशन। आप कांग्रेस की सुन लीजिए सर, कांग्रेस का मीन लग्न है, और गुरु कांग्रेस का तीसरे घर में चला गया है। कांग्रेस का गुरु तीसरे घर में चला गया है, तो वो सप्तम भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है, एकादश भाव को देख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी वर्तमान चुनाव में थोड़ा सा लाभान्वित महसूस करेगी, वो लाभ मिलेगा सुनिश्चित, अच्छा लाभ मिलेगा। अब लाभ की स्थिति ज्यादा नहीं कह सकते, पर कंसिडरेबल लाभ मिलेगा कांग्रेस को।
मतलब कांग्रेस सितारों के के साथ बेहतर बेहतर। दिन तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर हाँ। हम इस लिहाज से देखें कि कांग्रेस हम्म। को सत्ता प्राप्ति के, केंद्र में सत्ता प्राप्ति के लिए अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा सितारों के हिसाब से? सर अब मैं इसमें अब सत्ता प्राप्ति के पहले एक चीज और बता दूं। मीन लग्न है और 12वें में शनि है। तो 12वें में शनि जो तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, वो अपने लोगों का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, कांग्रेस के परिवार। तो ये जो छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं ना, ये शनि की दृष्टि से जा रहे हैं। तो जून के प्रथम सप्ताह के बाद ये अलगाव जो कांग्रेस से जो भाग रहे हैं ना, ये इस भागने में कमी आएगी और कांग्रेस का सपोर्ट बढ़ेगा, कांग्रेस को सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन अभी उसको सत्ता हासिल करने के लिए शायद काफी इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अभी टक्कर तो दे देगी साहब, टक्कर हो जाएगी। इंतजार तो करना ही है, पर टक्कर देगी, मतलब बहुत मजबूत स्थिति में हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का इसका मतलब है कि अभी केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी केन केन प्रकारेण कुछ और समय तक, कुछ और वर्षों तक बनी रहेगी, ये आपके कहने का मतलब है? सर साल डेढ़ साल बाद थोड़ा सा भारी परिवर्तन आएगा। अपने मीन का जब शनि होगा तो केंद्रीय सत्ता में भारतवर्ष में थोड़ा सा भारी परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के नतीजे पे अपने को निगाह बना के रखनी पड़ेगी, परिवर्तन आएगा। यानी अभी ये जो 2024 के चुनाव हो रहे हैं, 4 जून को जो परिणाम आएंगे, इन परिणामों के बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो भी परिवर्तन आएगा वो मामूली परिवर्तन है, अभी मामूली परिवर्तन होगा। ज्यादा परिवर्तन तो मार्च 2025 के बाद महसूस होगा। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे शनि वगैरह जो मुख्य ग्रह हैं, जब उनकी दशाएं आती हैं या उनका गोचर बदलता है तो उसके परिणाम थोड़े पहले से दिखाई देने लगते हैं 6 और महीने पहले से महसूस होता है। शनि का 6 महीने पहले से होता है। तो शनि तो अभी अब वक्री हो जाएगा, जून में वक्री हो जाएगा। तो जून में वक्री होने का लाभ बीजेपी को मिलेगा थोड़ा और कांग्रेस को मिलेगा। दोनों की पत्रिका में शनि वक्री है तो लाभ दोनों को मिलेगा, और बाकी जो अन्य दल हैं उनमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। ये प्रमुख दल ही बन के उभरेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलेगा तो फिर कांग्रेस को कैसे लाभ मिलेगा? और कांग्रेस को अगर लाभ होगा तो फिर लाभ मिलेगा, सत्ता का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस का चौथे घर में शनि है महाराज, चौथे घर में शनि है, चौथे घर में वक्री होगा तो कांग्रेस को कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा। और अपने बीजेपी का जो है वो शनि है जो तीसरे घर में है, तीसरे घर में जो भाग्य को देख रहा है, तो वक्री होगा और वर्तमान में भी भाग्य में बैठा है, तो लाभ की डिग्री कम रहेगी पर होगा जो दोनों पक्षों को लाभ होगा। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत नरेंद्र भाई मोदी और राहुल गांधी की कुंडली पर करना चाहूंगा। आपको इन दोनों के जो सितारे हैं वो देखकर इन दोनों का आगे का समय कैसा लगता है? सर जैसे मोदी जी के जो प्रचलित है बाजार में, वो वृश्चिक से कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली उनका कुंभ होना चाहिए लग्न, तो वृश्चिक से विचार करते हैं। तो वृश्चिक में अभी चंद्र महादशा में सारे मतदान हुए, शुरुआत हुई है, तो वो कोई ज्यादा सुगम स्थिति नहीं है। और राहुल जी का अपन कुछ कन्या लग्न मानते हैं, कुछ तुला लग्न मानते हैं। तो कन्या लग्न मानते हैं तो कन्या लग्न में गुरु भाग्य में आ गया है और ये 3 4 साल 5 साल बहुत ही मजबूत बनाएगा राहुल जी को। तो मोदी जी को थोड़ा सा असुविधा पूर्ण स्थिति झेलना पड़ सकती है, जरूर नहीं पर झेलना पड़ सकती है असुविधापूर्ण स्थिति। ये तो आप बता रहे हैं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है तो, लेकिन आपका अनुमान ये भी है, कुंभ लग्न की होनी चाहिए। कुंभ लग्न तो लग्न में शनि है, तो ये दोनों चीज शनि
चंद्र पे दृष्ट होता है, दोनों आपस में शत्रु हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे पीछे कुछ असुविधा होगी। मतलब असुविधा तो वृश्चिक लग्न की कुंडली से भी है और कुंभ लग्न की कुंडली से भी है। कुंभ लग्न से भी है, दोनों से है। और दोनों अपन से जहाँ राहुल जी का देखते हैं तो कुछ कन्या लग्न बताते हैं, कुछ तुला लग्न बताते हैं। तो कन्या लग्न तो बहुत फेवरेबल हो गया है, बहुत अच्छी स्थिति है। तुला लग्न भी नुकसानदायी नहीं है। आठवां जो गुरु है तो चतुर्थ भाव को देखता है और धन भाव को देखता है, तो स्थिति ठीक है। अब कांग्रेस का जो 12वां शनि होने की वजह से धन की कमी रही, संगी साथी सब छोड़ गए, ये 12वें शनि की लग्न से, 12वें शनि की वजह से सब हुआ, और वो सब वापिस धीरे धीरे हो जाएंगे सब। यानी नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली चाहे वृश्चिक लग्न की हो चाहे कुंभ लग्न की हो, और राहुल गांधी की कुंडली चाहे कन्या लग्न की हो चाहे तुला लग्न की हो, दोनों ही स्थितियों में राहुल गांधी का आने वाला समय ज्यादा बेहतर है थोड़ा और प्लस रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी का आने वाला समय उतना बेहतर नहीं है। हाँ, थोड़ी कमजोरी रहेगी, थोड़ी कमजोरी रहेगी। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के हिसाब से राहुल गांधी का आने वाला समय नरेंद्र भाई मोदी के आने वाले समय से थोड़ा बेहतर है। बेहतर जी। अच्छा, अब मैं ये आपसे अंतिम सवाल करूंगा कि 2024 के जो चुनाव परिणाम हैं वो आपको कि राजनीतिक दलों में किस किस के लिए किस तरह के नजर आ रहे हैं? खासकर तो दो ही, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है, लेकिन इसके अलावा हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अगर इन सब की कुंडली का भी आपने इस बीच अध्ययन किया है, ठीक, तो किस राजनीतिक दल को किस तरह का नफा नुकसान होने की उम्मीद है? सितारों के हिसाब से क्या संभावनाएं हैं, इस पर थोड़ा सा कुछ बताइए। विपक्ष के लगभग सभी, विपक्ष के जितने भी दल हैं उनको कम या ज्यादा लाभ मिलेगा, कम या ज्यादा लाभ विपक्ष के सभी दलों को मिलेगा। और बीजेपी और उसके जो संगी साथी हैं उनको थोड़ी सी असुविधा रहेगी और नंबर थोड़े कम होंगे सर। ये लोग भले कुछ भी बोले 400 और 500 ये सब बातें, पर व्यवस्था थोड़ी कमजोर रहेगी। यानी आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि उसकी अपने बूते पर 370 सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें आएंगी, तो ऐसा होना संभव नहीं लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये बीजेपी को मान के चलिए कि 270 275 सीट आ सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी को जो भी सीटें आएंगी वो स्पष्ट बहुमत के आसपास आएंगी। हो सकता है कि सहारा लेना पड़ेगा, साथ लेना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा। यानी ये भी हो सकता है क्या, सितारों के हिसाब से क्या ऐसा भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने बूते पर 272 का स्पष्ट बहुमत हासिल ना हो? संभावना है, थोड़ी सी संभावना तो है सर, इसको डिलीट नहीं कर सकते इस बात को। आपकी बात संभव भी हो सकती है, मतलब सितारों के हिसाब से ऐसा जो इनकी पत्रिका जो मिथुन लग्न बता रहा है ना, तो ये मिथुन लग्न वही स्थिति बता रहा है कि फील गुड वाली, तो कार्यकर्ता फील गुड में है थोड़ा सा, शाइनिंग इंडिया जैसी स्थिति है कार्यकर्ताओं की कि अब तो मोदी जी हैं, मोदी जी सब ले जाएंगे खींच के। 400 सीट का बोल दिया उन्होंने, मोदी जी ले आएंगे, तो कार्यकर्ता भी अपनी जिम्मेदारी से हल्का हो रहा है कि मोदी जी ने किए दिया है कि आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो वो भी सोचता रहा है कार्यकर्ता भी। ऐसा इसमें है क्योंकि जो शनि बैठा है 9वें भाव में, वो तीसरे भाव को देख रहा है, तो जो सहयोगी लोग हैं बीजेपी के, जो एक्चुअल जो केडर है ईमानदारी से जो बॉटम लेवल पे काम करने वाला है, वो हताश है, वो चैतन्य नहीं है इस बार। जैसा हर बार चैतन्य होता था, इस बार चैतन्यता नहीं है कि जीत जाएंगे। 2 चुनाव से देख रहे हैं, जीत गए जीत गए जीत गए, बस मोदी जी जिंदाबाद बोलो, फोटो खिंचवा लो, बस इतना पुत्ता है नीचे कार्यकर्ता।
यानी ये भारतीय जनता पत्रिका की वजह से बोल रहा हूँ, पत्रिका शनि तीसरी दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है, तो पराक्रम को बाहर से तो नहीं पर अंदर से तो कमजोर कर रहा है ना। तो यानी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में जो शनि है वो तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, इस वजह से सातवीं दृष्टि भारतीय से, जनता जी सातवीं दृष्टि से भाग्य में बैठ के पराक्रम भाव को देख रहा है। इससे जो कार्यकर्ता गण है वो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से अति आत्मविश्वास आ गया है, शाइनिंग इंडिया वाला राति आत्मविश्वास, जिसका उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, तो बाकी तो सब मिलाकर आपसे जो बातचीत हुई उसका निचोड़ ये है कि कांग्रेस के बेहतर दिन शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जा रही है। राहुल गांधी और नरेंद्र भाई मोदी की कुंडलियों की अगर तुलना की जाए तो आने वाले समय में राहुल गांधी की कुंडली नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली से बेहतर नजर आती है। और 2024 के चुनाव परिणामों में ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाना पड़े और उसे अपने सहयोगियों के साथ मिलजुल कर ही सरकार बनानी पड़ेगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही वो ये है कि कोई भी कभी भी भारतवर्ष में एक तंत्रवादी शासन व्यवस्था लागू करने में सफल नहीं होगा। दुबे जी, आपने पहली बार सार्वजनिक मंच पर राजनीति की और चुनाव संबंधी भविष्यवाणियां की, बातें की और हमें ये सब कुछ बताया। अभी चुनाव के 4 चरण और बाकी हैं। इस बीच में 1 जून को अंतिम चरण जब होगा उसके पहले 1-2 बार बीच बीच में आपसे और भी चर्चा करना चाहूंगा और तब हम कुछ व्यक्तियों के बारे में, आज हमने नरेंद्र भाई और राहुल गांधी के बारे में तो बात कर, बाकी कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जो हमारी भारत की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बड़ी भूमिका अदा करेंगे या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। तो सुना आपने, ये थे पंडित दिनेश चंद्र दुबे जी। वे एक अलग ही ख्याल वाले, एक अलग अंदाज वाले ज्योतिषी हैं। वो आम ज्योतिषियों से एकदम अलग हैं। उन्होंने करीब करीब बेहद स्पष्ट रूप से बहुत सी बातें हमको बताई। जो बातें उन्होंने बहुत स्पष्ट होकर नहीं भी बताई, उनके संकेत कम से कम स्पष्ट कर दिए। अपनी सिंहासन बत्ती सी लेकर मैं अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।